तो इसरो अब बनाएगा अपना हैवीएस्ट रॉकेट, और पहले जो इनिशिएटिव लिया था वो था नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का, जिसे हम और ज्यादा अपग्रेड करेंगे और अपग्रेड करके अपने जो भी ह्यूमन मिशन होंगे स्पेस के लिए उनमें यूज करेंगे। अब जब इंडिपेंडेंस डे आया उसके बाद, उससे पहले अगर देखोगे तो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करा था, और उससे भी पहले जाओगे तो स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी एडवांसमेंट हुई। स्पेस टेक और डिफेंस कैसे कनेक्टेड होते हैं, सैटेलाइट इमेजरी, ठीक है, तो वहां से कनेक्टेड है दोनों। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं, हम जैसे इंडिपेंडेंट होते हैं 1947 में, उसके बाद हमारा इसरो सेटअप होता है। इसरो को भी पहले बोलते थे, अब इसका भी फॉर्मेशन होता है 1969 में। पहले हम यूएस वगैरह से अपने लॉन्च व्हीकल उठा रहे हैं कि हमको भी करनी है सैटेलाइट लॉन्च। यूएस का एक अपाचे नाम का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, खैर उससे हमने कोई सैटेलाइट तो लॉन्च नहीं करी थी, पर हाँ सोडियम वेपर्स लेके गए थे एटमॉस्फेयर तक, ताकि एटमॉस्फेयर के अंदर विंड ह्यूमिडिटी उनको हम प्रॉपरली स्टडी कर सके। तो मतलब यहाँ से क्या दिखा, हम आत्मनिर्भर नहीं थे लॉन्च व्हीकल के केस में, तो हमें आत्मनिर्भर बनना था यहाँ पे भी, तो इसीलिए हमने अपने बनाने शुरू करे। पहले आप एक इवोल्यूशन देख लो, उससे आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये देखो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। इसको बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल बस ऐसे याद रखना है, एक बस है जो सामान कैरी करके जाती है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी में, वो मून हो सकता है, हम सन के अराउंड कोई चीज भेज रहे हैं तो वो कौन लेके जा रहा है, लॉन्च व्हीकल। नंबर वन इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब देखो इसका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का फर्स्ट वर्जन आया, सेकंड आया, फिर थर्ड आया। फर्स्ट फेल हुआ, सेकंड फेल हुआ, थर्ड जो थे ये बुलॉक कार्ट के ऊपर लेके गए थे कि इसको हम लॉन्च करेंगे उड़ीसा की कोस्ट से। उड़ीसा नहीं, सॉरी, पहले केरला थी लोकेशन, थुम्बा, थुम्बा रीजन ऑफ केरला, थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च व्हीकल स्टेशन हुआ करता था। फिर बाद में जब साइंटिफिक स्टडीज करी तब पता लगा ईस्ट वाली साइड से ज्यादा बेनिफिशियल रहता है अगर हम किसी भी लॉन्च व्हीकल को कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 आता है। अब ये जो 3 था आधा सा सक्सेसफुल रहा था, पर इसको हम सक्सेसफुल केस ही मानते हैं। प्रोपेलेंट डलते हैं आपके लॉन्च व्हीकल में, जैसे गाड़ी होती है डीजल पेट्रोल पे चलेगी, अब तो E20 भी उसमें मर्ज कर दिया गया। आपने देखा होगा अगर किसी के पास व्हीकल है, अब E20 की फॉर्म में आना शुरू हो गया है, और ज्यादा स्पीड वाला जो होता है वो E10 पे है, इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग करी गई है। तो वैसे इनमें भी प्रोपेलेंट डलते हैं, जैसे एक याद रख लेना, सॉलिड प्रोपेलेंट होता है। सॉलिड प्रोपेलेंट यानी कि सॉलिड फ्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोग्लिसरीन, ये सारे इसके कंपोनेंट्स रहते हैं। वैसे ही लिक्विड प्रोपेलेंट भी होता है, इससे आपको स्टेजेस समझ आ जाएंगी, ध्यान से सुनना। लिक्विड प्रोपेलेंट में हाइड्रोजीन वगैरह ज्यादा यूजफुल माना जाता है, हाइड्रोजीन हो गया। आज के टाइम पे थोड़ा सा हाइड्रोजन भी इसमें और मिक्स करने की ट्राई कर रहे हैं। वैसे आपका एक क्रायोजेनिक फ्यूल होता है। क्रायो वर्ड किससे रिलेटेड था, ठीक है, लो टेम्परेचर की बात हुई थी, यहाँ पे -253 डिग्री सेल्सियस तक हमारी हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में रहती है, और -183 डिग्री सेल्सियस तक हमारा ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब देखो जब भी प्रोपेलेंट को बर्न करना है, अब स्पेस में जा रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज कर सकता है, और फ्यूल को बर्न करने के लिए क्या चाहिए, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही चाहिए, तो हमको फ्यूल में ऑक्सीडाइजर भी डालना पड़ता है, और वहां पे ऑक्सीजन ही होती है लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पे है पहले सॉलिड प्रोपेलेंट। इनिशियली जो हमने प्रोपेलेंट बनाया था वो सॉलिड प्रोपेलेंट ही था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड जो आपने अभी देखा ना, पहला और दूसरा तो फेल हुआ, तीसरे में क्या था, सॉलिड प्रोपेलेंट हमने ऐड करा, पर जो दूसरा था ना उसमें लिक्विड प्रोपेलेंट हमने पहले डाल दिया था, वो अच्छे से इग्नाइट नहीं हो पाया था, जिस वजह से वो पूरा का पूरा लॉन्च व्हीकल ही चल गया था। पर सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि उसका जो सॉलिड प्रोपेलेंट था ना वो अच्छे से इग्नाइट हुआ था। तो पार्शियली सक्सेसफुल था बेशक, पर इनिशिएशन हो चुकी थी कि हम भी लॉन्च व्हीकल बना सकते हैं। तो बाद में इसमें आपको सिर्फ सॉलिड स्टेजेस ही मिली, और टोटल 4 सॉलिड स्टेजेस थी। 4 सॉलिड स्टेजेस का मतलब है, जैसे आपने अगर लॉन्चिंग देखी हो तो कुछ पार्ट्स होते हैं वो साइड में टूटते जाते हैं जब उनका यूज खत्म हो जाता है। जब अर्थ से लॉन्च करा जाता है ना कोई भी लॉन्च व्हीकल, तो उसमें बहुत ज्यादा आग लगी होती है नीचे की तरफ, देखा है आपने, क्योंकि आप अगेंस्ट ग्रेविटी इतना बड़ा कोई चीज स्पेस में लेके जा रहे हो, तो वो ग्रेविटी तो उसको खींचेगी अपनी तरफ। तो यहाँ पे थर्स्ट बहुत ज्यादा चाहिए होती है, फोर्स की फॉर्म में, पर हैवी लेवल पे हम इसको इंक्लूड करते हैं, थर्स्ट। फिर आपका जो रॉकेट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में निकल जाता है, और फिर एटमॉस्फेयर में देखिए, पहले सच सच बताना, आपने लॉन्च व्हीकल जब भी ऐसे लॉन्चिंग होती है डिफरेंट मिशंस की देखी है, वो उसमें देखा होगा जैसे ही कुछ हाइट पे पहुंचता है फिर इनके कुछ पार्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है। वो क्यों करे जाते हैं, वेट कम होता है, और उसमें कौन सा फ्यूल डाला होता है, सॉलिड वाला, क्योंकि इनिशियली हम चाहते हैं कि सारा का सारा लिक्विड इस तरह से बर्न करे कि इसको एनर्जी की सप्लाई कॉन्टिन्यूस रहे। जैसे ये चैम्बर खाली हो जाते हैं तो इसको साइड में तोड़ दिया जाता है कि अब रिमूव कर दो इतने वेट की, तो
तो जरूरत ही नहीं बची, क्योंकि ये खाली चैम्बर्स होते हैं। तो ये होते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट। फिर उसके बाद आते हैं लिक्विड प्रोपेलेंट, मतलब आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। सॉलिड वाले का यूजफुलनेस क्या रहता है कि अगर आपको कॉन्टिन्यूटी में बर्निंग करवानी है तो उसके लिए सॉलिड से बेटर कोई चीज नहीं है। प्लेट्स की फॉर्म में यहाँ पे फ्यूल दिखेगा आपको, एक बार जलना शुरू करेगा, वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक नहीं रुकेगी आग। और दूसरा होता है लिक्विड प्रोपेलेंट, यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैस को आप ऑन ऑफ कर सकते हो ना, जब चाहते हो ऑन करना है नॉब तब आपकी गैस जल जाएगी, जब चाहते हो बंद करना है। वैसे ही सेम मैकेनिज्म पे लिक्विड प्रोपेलेंट वर्क करते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है कि नॉब ऑन और ऑफ हमारे एंड से होती रहती है, यानी कि इसरो करता रहता है कि जब फ्यूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे स्पेस में कुछ ऐसी लोकेशंस आती हैं जहां पे ग्रेविटी का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता नहीं है और जो हमारा मॉड्यूल होता है वो अपनी डायरेक्शन में चलता जाता है, तो वहां पे फ्यूल को बंद भी किया जाता है ताकि कंजप्शन कम से कम हो। उसके साथ आते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल। अब ये महंगा पड़ता है अपने को, तो हमने डिसाइड करा कि एक सस्ता चाहिए, टिकाऊ चाहिए, पर ये क्रायोजेनिक के अंदर यूज हुई हाइड्रोजन, ये तो और भी ज्यादा महंगा हो गया। पर हाँ, कम क्वांटिटी में भी ये हमें ज्यादा बर्निंग प्रोवाइड कर देता है, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो आज के टाइम, अब एक बात बताओ मुझे, पहले ये पता लग गया आपको क्या क्या इनके बेनिफिट हैं। और ये लिखा हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। मतलब अगर कोई ऐसा सिनारियो आ जाता है हमारे एटमोस्फेयर के अंदर, स्पेस के अंदर स्पेसिफिक, कि जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हुआ, जहां पे हमें ये मिशन कंडक्ट करना था, वहां पे कौन बर्न कर रहा होगा उस टाइम पे? क्रायोजेनिक इंजन, यानी कि जिसके अंदर क्रायोजेनिक फ्यूल डला है। अभी एक और फ्यूल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, विच इज सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल। इसके अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करा गया है, वेरी गुड, कैरोसिन के साथ, क्योंकि कैरोसिन सस्ता पड़ता है अगर हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करें। पॉल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा है अभी भी, वैसे कैरोसिन है ना, उसमें कार्बन आ गया तो ऑब्वियस सी बात है एमिशन आपको ज्यादा दिखेगा ही दिखेगा, जबकि क्रायोजेनिक के अंदर आपको हाइड्रोजन ही मिल रहा है, तो आपको वाटर वेपर्स ही मिलते हैं वेस्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो आगे फ्यूल्स के टाइप्स जो हम जनरली यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल में भी यही बोला गया था कि हम क्रायोजेनिक वाले फेस को सेमी क्रायोजेनिक के साथ भी रिप्लेस करेंगे। अब इस इवोल्यूशन को ध्यान से सुनना। जैसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया पहले, इसमें हमने यूज कर लिया सॉलिड फ्यूल, सॉलिड प्रोपेलेंट, तो सॉलिड स्टेजेस इसमें हम बोलते होते हैं। दूसरी जो हमने बनाई वो थी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब हमने खाली तो इसको भेजना नहीं है, कुछ ना कुछ सामान भेजेंगे, तो हर एक लॉन्च व्हीकल की कोई ना कोई पेलोड कैपेसिटी होती है। जब स्टार्टिंग में बनाया था ना तो सिर्फ इसमें 45 केजी तक की थी, केजीज में, टन्स में भी नहीं, 45 केजीज की थी। जब ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपना बना, इसमें हमने पेलोड कैपेसिटी और ज्यादा इंक्रीज करी, इसका साइज इंक्रीज करने की ट्राई करी, प्लस इसके हिसाब से वेट को रिड्यूस करने की ट्राई करी। डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी करा कि कौन ऐसा सब्सटेंस है, जैसे एल्यूमिनियम होता है यहाँ पे यूज, प्लेटिनम का यूज करा जाता है, कि हमारे पास हल्का हो और ज्यादा सामान कैरी करके लेके जाए। जो ये ऑगमेंटेड आया था इसमें 150 केजी तक की चली गई थी कैपेसिटी। फिर आए हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहाँ पे अब आप टन्स में बातें करोगे, है ना, अब टन्स में यहाँ पे पेलोड कैपेसिटी आती है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको एक और नाम दिया जाता है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। इसरो यहाँ पे भी सॉलिड स्टेज था, यानी कि सॉलिड स्टेज जब भी वर्ड आ जाए समझ लेना फ्यूल की बात हो रही है, ऐसे इंजन की बात हो रही है जिसमें सॉलिड फ्यूल डाला हुआ है। फिर आया आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसमें ऐसे डाला था सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, टोटल कितनी स्टेजेस होगी? 4 स्टेजेस। नीचे सॉलिड फ्यूल था, मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप नीचे सॉलिड फ्यूल ही देखोगे, क्योंकि एक्सट्रीम बर्निंग करवानी होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फोर्स जनरेट हो सके और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो इंप्लीमेंट हो सके। नेक्स्ट आ गया आपका लिक्विड फ्यूल, मतलब ये वाली जो स्ट्रैप्स थी इनको अब रिमूव कर दिया जाएगा, फिर लिक्विड फ्यूल यहाँ पे बर्न करना शुरू करेगा। फिर आगे दोबारा से थी सॉलिड, क्योंकि अब साइज भी इंक्रीज कर चुका है, तो अब एक ऐसी स्टेज आई जहां पे सॉलिड की जरूरत पड़नी थी, मतलब ग्रेविटी का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आना था और हम चाहेंगे कि बर्निंग और ज्यादा एक्सट्रीम तरीके से हो, तो इसमें एक सॉलिड प्लेट डली थी। फिर उसके बाद दोबारा से क्या डाला था? लिक्विड फ्यूल। अब लिक्विड की नॉब ऑन ऑफ कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। फिर हमने बनाया बाहुबली। बाहुबली है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको बाहुबली ऑफ इसरो भी कहा जाता है। साइज काफी हिमंगस था, चंद्रयान 3 में भी इसको हमने यूज करा था। अब इसमें जो स्टेजेस थी, नीचे ये जो स्ट्रैप्स लगे हैं ना, इसमें सॉलिड फ्यूल डला था, यहाँ पे सॉलिड फ्यूल था। उसके ऊपर वाली स्टेज में जो मिड वाला था इसमें लिक्विड डला हुआ था, और ऊपर टॉप पे जो बचा उसमें क्या डला होता है? क्रायोजेनिक। अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल था ना, उसमें बोला था ये लिक्विड वाला अपने को कट करना है, इसकी जगह पे क्रायोजेनिक ऐड कर देंगे और टॉप वाले में डाल देंगे सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल, जिसमें मिथेन कॉम्पोजिशन होगा। उसके सक्सेसफुल ट्रायल्स भी हमने कर लिए हैं, जो सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल है।
फिर GSLV की फर्दर फॉर्म्स आती हैं, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 सबसे ज्यादा एडवांस्ड निकला, तो आज के टाइम पे आप मार्क 3 वाले को ज्यादा सुनते हो। फिर इसके भी फंक्शनल फॉर्म्स आ रखे हैं, F11, 12, 13, 14, 15, 16 डेमोन्स्ट्रेशन आ रखे हैं। मतलब आप क्या देख रहे हो, ओवरऑल क्या निकल के आया हमारे पास लास्ट में, GSLV। दोनों ही रीयूजेबल है, मल्टीपल मिशंस में हम इनका यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म थी वो थी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अब इसमें ही बोला है कि हम इसको करेंगे बहुत ज्यादा अपग्रेड। ठीक है, अपग्रेड क्या क्या है, इसके फीचर्स अब देखते हैं। यहां तक क्लियर हुई आपको स्टोरी? ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया? जिन्होंने पहली बार स्पेस टेक देखा, इजी था ना? कुछ नहीं, बस के बारे में पढ़ा है, ऐसी बस जो स्पेस में जाएगी, जिसको लॉन्च व्हीकल बोल दिया, दैट्स इट। ओके जी, तो हिस्ट्री हमारी जाती है 1980s में, जब हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नंबर 3 को सक्सेसफुली टेस्ट करा था। सक्सेसफुली क्यों बोला, ऑल्दो वो फेल भी हुआ था, पर सॉलिड फ्यूल बहुत अच्छे से बर्न करा था, बेशक लिक्विड वाला इग्नाइट नहीं कर पाया था। उसके बाद इसरो ने अपने PSLV बनाए, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या GSLV की ही बात हो रही है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की ही बात हो रही है। अब जो बात करी है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को भी अपग्रेड करने की, वो है ल्यूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। ल्यूनार मॉड्यूल क्यों इसका नाम रखा? क्योंकि चंद्रयान 4 को जब हम उसमें भी ह्यूमंस को भेजेंगे तो यही वाला लॉन्च व्हीकल यूज करा जाएगा। इसके अलावा इसरो बहुत सारे ह्यूमन मिशंस इंड्यूस करेगा, जैसे गगनयान मिशन उसमें एक एग्जांपल है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हमारा लॉन्च होगा तो ह्यूमंस को तो हम भेजेंगे ही, रिसर्च तो वही परफॉर्म करेंगे। तो ल्यूनार क्यों नाम दिया? क्योंकि जो चंद्रयान 4 होगा उसमें हम इसी लॉन्च व्हीकल को यूज करने वाले हैं, इस वजह से नाम पड़ा LMLV, दैट इज ल्यूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट 2040 तक हमने वो चंद्रयान मिशन को डिसाइड करा हुआ है जब इसको यूज करेंगे। 2035 तक इसको रेडी करने की बात कर दी है। अब देखो 5 साल का गैप तो चाहिए भी हमको, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स आएंगे, उसके बाद कुछ डिफॉर्मिटीज होंगी अगर मशीन के अंदर, वो भी ठीक करनी पड़ेंगी। 2035 तक बोल दिया बनाने को, खैर देखेंगे। बाकी कितना सामान लेके जा सकता है ये मून तक? तो 27 टन तक का डिस्टेंस, अराउंड 3 लाख से ज्यादा का डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ टू मून, तो इतना सामान 27 टन तक का ये लेके जा सकता है। जो हमारा GSLV है उसकी कैपेसिटी है कितनी? 10 टन तक की, जो लो अर्थ ऑर्बिट में ही जाती है सिर्फ। और लो अर्थ ऑर्बिट कितने डिस्टेंस पे थी? 50 to 2000 किलोमीटर। ये वाली मैंने बोला था आपको कि 50 क्यों यूज करते हैं, कई जगह पे आप 100 भी पढ़ोगे, 200 भी पढ़ोगे, तो ये वाली रेंज आपकी लो अर्थ ऑर्बिट की है। वहां तक कितना सामान ले जाएगा? लगभग 80 टन। ऑब्वियसली मून ज्यादा दूरी पे है लो अर्थ ऑर्बिट के कंपैरिजन में, तो ज्यादा सामान कहां पे लेके जाएंगे? लो अर्थ ऑर्बिट में। ये आ गया ना अर्थ का सरफेस। पहली जो ऑर्बिट आएगी वो कौन सी थी? लो अर्थ ऑर्बिट, जिसका डिस्टेंस है यहां से यहां तक, हम जो कंसीडर करेंगे वो 50 to 2000 किलोमीटर तक का करेंगे। न्यूज आर्टिकल्स के अंदर इवन इसरो कभी 100 to 2000 किलोमीटर बोल देगा, कभी 200 to 2000 किलोमीटर बोल देगा, पर 50 किलोमीटर के बाद आप देखोगे एयर क्राफ्ट होते हैं उनके साथ सैटेलाइट का कोई भी टकराव नहीं होता है, तो इस वजह से 50 हम मिनिमम कंसीडर कर लेते हैं। आर्टिकल में बेशक क्या लिखा हुआ है 20, तो सॉरी 200, तो 200 भी ठीक होगा अगर आपकी स्टेटमेंट में आती है, तो वो ध्यान से देख लेना है। अब ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है इससे हम देख रहे हैं कि 2000 किलोमीटर तक का है, पर अगर मून की बात करी तो वो 3 लाख से भी ज्यादा का चला गया डिस्टेंस। तो कहां पे ज्यादा सामान कैरी करके जाएगा हमारा LMLV? लो अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि डिस्टेंस देखो 2000 किलोमीटर, तो अगर दूर तक जाना है तो सामान आपके पास कम होना चाहिए, नजदीक जाना है तो फिर आप चाहे सूटकेस बड़ा सा ले जाओ उठा के, क्या फर्क पड़ रहा है। यही होता है ना, ट्रैकिंग पे भी जाते हो तो प्रेफर क्या करते हैं कि एक ही बैग हो, वही उसमें भी काम धाम की चीजें हो। पर वहीं पे नजदीक में कोई शादी है तो बढ़िया सूटकेस दो दो भी उठा के जा रहे हो कि गाड़ी अपनी जा रही है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है। अब फीचर्स देख लो कि जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का इंप्रूव्ड वर्जन है उसमें क्या क्या फीचर है। कितना होगा? तो जितनी 40 फ्लोर की बिल्डिंग होती है उतना बड़ा उसका साइज होगा। देन पर्पस क्या है? इंडिया के जो फर्स्ट ह्यूमन मिशंस रहेंगे उसमें हम इसका यूज करेंगे। सबसे ज्यादा फोकस करा गया है जो मून प्लान मिशन रहेंगे 2040 तक के, उनमें यूज करा जाएगा। देन 3 स्टेजेस इसमें लगेंगी। अब 3 स्टेजेस देखो ध्यान से समझना अब इसको। पहली बोली है लिक्विड प्रोपेलेंट, दूसरी स्टेज भी लिक्विड प्रोपेलेंट, और तीसरी बोली है क्रायोजेनिक। लग गया ना पता? जब भी कहीं मिशन के बारे में पढ़ोगे यही वर्ड्स लिखे होते हैं कि 2 स्टेजेस लगी हैं, 3 स्टेजेस लगी हैं, तो यहाँ पे बोला 3 स्टेजेस वाला है, जिसमें से 2 कैसी हैं? लिक्विड प्रोपेलेंट वाली पहले 2 स्टेजेस में, और तीसरी कौन सी रहेगी? क्रायोजेनिक वाली। लिक्विड यानी कि वही हाइड्रोजन। अब देखो ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, डिफरेंट कंट्रीज अपने हिसाब से कॉम्पोजिशन रखती है ताकि सस्ता किया जा सके। डेवलप कंट्रीज होंगी उनको महंगे से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो कई कंपोनेंट्स का आप ऐसे भी नाम देखोगे, इसरोसीन,
तो उन्होंने मॉडिफाई करा होता है उसको, फिर अपना ही टाइटल आगे लगा दिए होते हैं, तो वो छोड़ देने हैं। मेन कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया, जैसे हाइड्राजीन वगैरह, मोनोहाइड्राजीन, ये सब डले होते हैं इसमें। एंड क्रायोजेनिक में आपने देख लिया लिक्विड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन प्लस लिक्विड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये तो रहता ही रहता है। कितना टेम्परेचर चला जाता है, -253 डिग्री सेल्सियस तक, और लिक्विड ऑक्सीजन का देखोगे तो वो -183 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस टेम्परेचर से भी अगर लो जाएगा तो जितनी लिक्विड ऑक्सीजन होगी उसने एक बार हाइड्रोजन को इग्नाइट कर दिया होगा, उसके बाद वो बर्न नहीं करती जाएगी। टेम्परेचर डिफरेंस भी तो है ना, ऑक्सीजन को आप -183 डिग्री सेल्सियस तक लेके जा रहे हो, इसको और लो टेम्परेचर पे लेके जा रहे हो, तो ये तो खत्म हो जाएगा इसका मैकेनिज्म उस टाइम पे, तो जो बर्निंग होगी वो कॉन्टिन्यूस ही रहेगी उसके बाद। ल्यूनार मीन्स मून, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाओ, अब आते हैं 1963 में। स्टोरी आई थिंक आपको क्लियर है, जब हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाना शुरू करा था, तो नवंबर 21 1963 यहाँ पे हम लेके आए थे यूएस का नाइकी अपाचे। अब ये जो नाइकी अपाचे था, इसका यूज हमने किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए नहीं करा था, हमने यहाँ से जस्ट सोडियम वेपर्स भेजे थे अपनी कंट्री से, और वो एटमोस्फेयर के जाके वहां पे ड्रॉप कर दिया था, ताकि हमें एटमोस्फेयर की डायनामिक्स और क्लाउड किसे फंक्शन करते हैं उनकी डायनामिक्स का पता चल सके। सिंस अभी 1963 का टाइम चला है, थोड़ी गवर्नमेंट आपको यहाँ पे फ्लक्चुएशंस भी दिखाई देंगी, और हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ और ज्यादा रैपिड तरीके से भागने वाले थे, तो इसी वजह से सोडियम वेपर्स हमने यहाँ पे भेजे थे, अभी कोई सैटेलाइट नहीं हमने बनाई थी। उसके बाद कहाँ पे, तो थुम्बा इक्वेटोरियल जो लॉन्चिंग स्टेशन हुआ करता था केरला का, वहां से पहले करा था केरला। और आज के टाइम पे आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा, यहाँ पे हमने मेन साइट बनाया, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ये वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती, रोटेट करती है, रोटेट बोलेंगे, रिवॉल्व किसी बॉडी के अराउंड होती है, रोटेशन अपनी ही एक्सिस पे होती है। लगाते थे ना ऐसे एक्सिस की रोटेशन होती रहती है फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्टर्न डायरेक्शन, तो बेनिफिट हो जाता है, जिस डायरेक्शन में अर्थ ऑलरेडी घूम रही है उसी डायरेक्शन में आप अगर लॉन्च व्हीकल भेजोगे तो आपकी फ्यूल की कंजप्शन कम होती है। तो ये तो सारी कंट्रीज को पता है, ऐसे नहीं है कि इंडिया ने इसका कोई स्पेसिफिक इन्वेंशन करा था। और जब स्टार्टिंग में हमने रॉकेट बनाए तो उनको हम बुलक कार्ट पे लेके जाते थे, और आज के टाइम पे हमने बाहुबली जैसे और लॉन्च व्हीकल्स को बना दिया हुआ है। उसके बाद हमने साउंडिंग रॉकेट का जो एक्सपेरिमेंट था उसको शुरू कर दिया। पहला जो किया था वो अपर एटमॉस्फेयर में, पर हेल्प किसकी ली थी, यूएस की ली थी। अब आर्यभट्टा थी आपकी एक सैटेलाइट, एक रोहिणी सैटेलाइट थी। आर्यभट्टा पहली आती है, तो उसको किसके साथ लॉन्च करा था, नो वहां भी हमने रशिया की हेल्प ली थी। सोवियत यूनियन का जो लॉन्च व्हीकल था, जिसको रॉस्कोस्मोस भी बोल दिया, वो आपकी एजेंसी आ जाएगी, और उनका लॉन्च व्हीकल हमने यूज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। रोहिणी ऐसी थी जिसको हमने अपने ही लॉन्च व्हीकल के साथ लॉन्च करा था, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। बाकी जब तो एंट्री होती है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, उसके बाद तो रुकी नहीं है स्पेस टेक में डेवलपमेंट। इवन ये तो डिफेंस में भी फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। 1982-81 का प्रोजेक्ट था एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें इन्होंने 5 मिसाइल्स के ऊपर फोकस किया था, जिसको आप याद करते हो कहीं पटना के साथ मैं बोलती हूँ पटनाई याद रखा करना, क्योंकि लास्ट वाली अग्नि थी। अग्नि को फिर सेपरेट कर दिया था फ्रॉम दिस सीरीज की, इसकी तो स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट ही बहुत ज्यादा है। तो ये देखो, एक तुम बोलते हो पढ़ा नहीं जाता, इधर देखो स्पेस टेक भी पढ़ रहे हैं, साइड में डिफेंस टेक भी पढ़ रहे हैं, मिसाइल्स का कॉन्सेप्ट अलग है। तो इस तरह से हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 बनाया था। ऑल्दो इसका जो सेकंड वाला स्टेज था वो प्रॉपरली इग्नाइट नहीं हो पाया था, पर इंडिया के लिए सक्सेसफुल ही रहा था। डन, लग गया पता। लॉन्च व्हीकल अब हैवी लिफ्टर भी बनने जा रहा है, तो अब जो भी इसमें अपडेट्स होती रहेंगी आप देखते भी रहना।